दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया जा रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. The free trade agreement which Britannia, England and India, they have been planning for more than three years. The deal obviously is going to remove some 99% जो टैरिफ लगा करते थे इंडिया की एक्सपोर्ट जो यूके जाती थी, टेक्सटाइल, गाड़ियाँ और वॉट एवर द यूके एक्सपोर्ट्स यूज टू कम इंडिया. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उधर जाती हैं. ये जो डील है, so this is going to enhance the bilateral trade by about $60 billion by 2030. $60 billion by 2030. और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टार्मर, he is of the view trade, economy, technology, defense, security इन एरियाज के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है. और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो इज़ गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स. बड़ी बात है. Not all prime ministers who travel, they are allowed to meet King Charles. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया जा रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. The free trade agreement which Britannia, England and India, they have been planning for more than three years. Ye negotiations have been going on, and now this is agreement is called the Comprehensive India-UK Free Trade Agreement. And remember, the deal obviously is going to remove some 99% जो टैरिफ लगा करते थे इंडिया की एक्सपोर्ट जो यूके जाती थी, टेक्सटाइल, गाड़ियाँ और वॉट एवर द यूके एक्सपोर्ट्स यूज टू कम इंडिया. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उधर जाती हैं. और मुझे ये लगता है कि ये जो डील है, so this is going to enhance the bilateral trade by about $60 billion by 2030. $60 billion by 2030. और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टार्मर, वो जो हैं ही इज़ ऑफ द व्यू कि ये ट्रेड, इकानमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है. और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो इज़ गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स. बड़ी बात है. Not all prime ministers who travel, they are allowed to meet King Charles. ये एक important चीज़ है. This is something normally it doesn't happen, but yes. So ये अब क्योंकि आपको पता है बरतानिया के अंदर जब से ये ब्रेक्सिट हुआ, वहाँ पे एक जो ग्लोबल आउटरीच थी ना, वो थी. और वो ग्लोबल आउटरीच जो थी वो ख़त्म हो गई ब्रेक्सिट की वजह से. और ये आप समझ लें कि ये चीज़ आपको बताती है कि जो केयर स्टार्मर है वो कह रहा है कि ये मेरी पॉलिटिकल लाइफ का या मेरी पॉलिटिक्स के अंदर या मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये बहुत बड़ा इवेंट है. बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज़ ऑल सेट फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया. They are all set for a free trade agreement with India. So I think that matters a lot. और दूसरी इसमें बात ये भी है कि जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट किस्म के कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश अब होंगे. अब ये टैरिफ्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इंडिया ज़ाहिर बात है इसमें एक इंसेंटिव में आएगा कि इंडियन मार्केट्स खुलेंगे. असल में बड़ा मसला ये भी था इंडिया के लिए कि जो उस वक्त जो लीडरशिप थी वो ये कह रही थी कि हमें हर कीमत के अंदर वीज़ाज़ में भी एक्सेस चाहिए. तो मेरा ख्याल है कि वो बरतानवी जो लीडरशिप है वो वीज़ाज़ लंबे चौड़े देने को तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है कारोबार करने के लिए बिल्कुल तैयार थी. ये चीज़ जो है दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट इसमें. और मुझे ऐसे ये लगता है कि अगर आप देखें तो पूरे वेस्ट के अंदर देयर इज़ एन असेसमेंट
that we need India for a long term trade. हमें इंडिया चाहिए ही चाहिए है ट्रेड के लिए, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं. सो इट्स नॉट दैट वो कोई चीज़ें इस सेंस में जाएंगी. अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये एक तो चलो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बहुत कुछ होगा. अब ये ट्रेड नेगोशिएशन जो हैं 3 साल के, इट वाज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ठीक है जी. और ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब जो आई थिंक ब्रिटिश एंड इंडियन कैबिनेट जो है वो इसको अप्रूव करेंगे. सो ये जो ट्रेड पैक्ट है 1 साल के अंदर ये आएगा, ठीक है जी. ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसको करेगी, इंडिया की फेडरल कैबिनेट करेगी. और ये आप देखें कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये विन विन है दोनों मुल्कों के लिए. कि इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनको अब फॉर एग्जांपल लो प्राइसेस में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी यूके से. फॉर एग्जांपल देयर इज़ जो स्कॉच विस्की जो होती है ये अब फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर टैरिफ 150% था अप्रॉक्सीमेटली, नाउ ये टैरिफ जो है दैट हैज़ कम टू 75%, और अगले 10 सालों में ये मज़ीद 40%. तो ये बहुत बड़ा देखें इंडिया के लिए. आप वो कहेंगे ना वो ब्रिटिश विस्की पियेंगे बिकॉज उनको इसके ऊपर टैरिफ कम है. सो ये आप देखें जैसे इंडिया जो है वो ड्यूटीज़ कम करेगा गाड़ियों के ऊपर. पहले 100% थी तो 10% हो गए. आपको पता है बरतानिया के अंदर गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? जापान से सारी आती हैं. मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बरतानिया के अंदर, तो वो मुझे बताते हैं कि हम तो गाड़ी जापान से लेके आते हैं. तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अब यूके के अंदर बहुत सारी एक्सेस मिलेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ऑल दैट. और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि हमें हमारी प्रोडक्शन पे फोकस हो, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हो. ये प्रोडक्शन उस पर वो उन्होंने करनी थी. इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स बरतानिया को जाएंगे उनको फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी, ज़ीरो ड्यूटी. तो दोनों साइड जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं. देखिए ये पाकिस्तान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता. हमने चाइना के साथ किया, हम नाकाम. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है भाई, हम तो कुछ चाइना को बेच ही नहीं सकते, चाइनीज़ ही हमें सब कुछ बेचते हैं ना. अब वो कहना है कि इंडिया की 90% जो एक्सपोर्ट्स हैं बरतानिया जाएंगी ज़ीरो ड्यूटी, 99%. और बरतानिया जो है वो 90% जो है वो अपना टैरिफ कम करेगा. इंडियन ट्रेड डेलीगेशन जो है उसने इन्होंने बहुत मेहनत की है वैसे, और ऊपर से बेसिकली फ्रैंकली देखा जाए तो अमेरिका का भी प्रेशर है कि अब ये हो तो नहीं सकता कि अमेरिका के प्रेशर के बगैर ये सारे मुल्क काम करें, बिकॉज इनको पता है कि अमेरिकन मार्केट कैन गेट क्लोज फॉर अस. सो 2030 तक इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो कह रहे हैं कि 60 मिलियन पीपल होंगे, और अब वो जो 2050 तक दैट विल बी अबाउट $250 million. सो 60 मिलियन टू $250 million. मेरी वैसे असेसमेंट में ये जो उनकी मिडिल क्लास है ये 60 मिलियन से ज़्यादा है. मेरा नहीं ख्याल कि ये 60 मिलियन इनकी मिडिल क्लास है, बट आई सॉ सम स्टैटिस्टिक्स वहाँ से बता रहा हूँ. सो मेरा ख्याल है कि इंडिया डज हैव अ $250 billion ऑलरेडी. उनकी देखिए हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अच्छी भली मिडिल क्लास मौजूद है, ठीक है. इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी मिडिल क्लास मौजूद है, इतना बड़ा 1.4 बिलियन का मुल्क है. तो ये जो अपर मिडिल क्लास आप देखें ना, ये जो फिनोमिनन है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि भाई अगर उनके यहाँ कुछ 400 मिलियन बंदा ऐसा है जो कि अच्छा कमा सकता है अगले कुछ सालों में, 500 मिलियन बंदा ऐसा है, 400 मिलियन ही कर लें आप फॉर एग्जाम्पल, लंबा ना जाए, 400 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है, एक पूरा अमेरिका बन रहा है. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इंपोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है. 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है
आप देख लें उनको आइंदा कहाँ कहाँ से कितना कितना फंड आएगा, क्या आएगा, फिर रिसोर्सेज बनेंगे। तो इंडियन जो लीडरशिप है वो दे आर इनटू द गेम, वो गेम में आ गए हैं कि हमें ये चीज़ करनी है। दूसरी तरफ से मोदी साहब को ने एक और छक्का मारा है, और वो छक्का ये है कि जनाब मालदीव जो है, ठीक है जी, वो उसकी 60th बर्थडे पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं, ठीक है जी। वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मोदी साहब। 60th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशंस हैं, मालदीव्स ने भी बेसिकली आपको पता है सही वो जैसे कहते हैं ना मुश्किल में डाल के रखा है मोदी साहब को। वो कैसे? वो इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है उन्होंने कि उन्होंने, देखें इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, उन्होंने इस तरह मुश्किल में डाल के रखा है कि मालदीव्स जो है, जब प्रेसिडेंट मौजू पावर में आए तो उन्होंने किया क्या? एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी। लोगों ने कहा जी ठीक है, ये बंदा आया है, ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, ये ऐसे करेगा वैसे करेगा। जो लोग फिर उस वक्त की जो सिचुएशन बनती है, लोगों ने कहा ये हमारे इंटरेस्ट को वॉच करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन उसने कहाँ से इंटरेस्ट को वॉच जो करना था वो करना था, लेकिन उसने क्या किया, पहले उसने ये सिचुएशन बता दी, ठीक है। दूसरा नंबर पे जब वो पावर में आ गया, एंटी इंडिया कैंपेन चला दी, पावर में आ गया। अब देखें, इंडिया आउट कैंपेन थी, इंडिया आउट कैंपेन से लेके गेस्ट ऑफ ऑनर, अब आप यहीं पे देख लें, वो गेस्ट ऑफ ऑनर की इन्होंने जो है वो बात की। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि उन्होंने बेसिकली, और फिर वो चाइना चले गए, फिर चाइना से आपको पता है वो तुर्की चले गए मौजू साहब। फिर वो जब वापस आए यहाँ पे, तो आके उन्होंने फिर इंडिया के साथ, इंडियंस ने समझा यार इसको आउटरीच करो, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किधर जाएगी अगर ये बंदा ही हमारे हाथ से निकल गया। श्रीलंका में भी नई गवर्नमेंट आ गई थी, मालदीव में भी नई गवर्नमेंट आ गई थी, चाइना से हालात LAC पे खराब है, पाकिस्तान के साथ परमानेंट मामलात खराब है, तो पीछे मुल्क कौन सा रह जाता? बांग्लादेश में हुकूमत बदल गई है। तो वो इंडिया ने पिछले ये साल डेढ़ में इंडिया को समझ नहीं आई उनके साथ क्या हुआ है। इंडिया को फिर थोड़ा सा आगे जाना पड़ा। वो एक स्ट्रेटेजिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप को उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से कंसोलिडेट किया। हालांकि जो इंडियन फौजी जो वहाँ पे थे, वो इंडियन फौजियों का काम क्या था? इंडियन फौजियों का काम ये था कि भाई साहब वो उनकी हेल्प भी किया करते थे, कोई लंबा चौड़ा कोई उनका मसला मसाइल नहीं था वहाँ पे। लेकिन मौजूद साहब को ये पता था कि यार बेशक ये जो मर्जी करें, मुझे तो थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना फ़ायदा लेना है। तो वो चाइना चले गए, मोदी साहब परेशान, वो तुर्की चले गए, मोदी साहब परेशान। अच्छा, पाकिस्तान नहीं आए, उन्होंने उन्होंने बड़ा सेफ खेला है मौजू ने। अगर उन्होंने वाकई ही मौजू को तंग करना होता और मोदी साहब को तंग करना होता तो वो पाकिस्तान आते, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आया मौजू। वो कहाँ गया? तुर्की एंड चाइना, और वहाँ पे जाके उसने सिग्नल दिया। जब सिग्नल दिया तो जयशंकर साहब भागे मालदीव्स। मालदीव फिर उन्होंने जाके पैसे फेंके, कहाँ से उसका लोन रोल ओवर कराना था, लोन रोल ओवर कराया, कहीं से उसकी असिस्टेंस देनी थी वो दी, जहाँ जहाँ पे उसने जो जो कहा ये मानते गए। बेल आउट भी मिला, फिर उन्होंने उसको चीफ गेस्ट भी बुलाया, स्टेट गेस्ट भी बुलाया। फिर वो आई थिंक जब मोदी साहब अभी प्राइम मिनिस्टर बने दोबारा तीसरी दफ़ा, उन्होंने फिर बुला लिया। बहुत सारे को मिला है, 56 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अप्रूव हुए हैं, हो चुके हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने लगाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इंडिया बड़े पैमाने पे मालदीव्स में इन्वॉल्व हो चुका है। चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं, चाइनीज़ नहीं इस तरह भागते, लेकिन इंडिया के लिए ये मालदीव्स के पीछे भागना इसलिए ज़रूरी हो चुका था, जो मुझे नज़र आता, ठीक है ना जी, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंडिया के लिए भागना इसलिए ज़रूरी हो चुका हुआ था कि भाई इंडिया के लिए चॉइस कम थी। इंडिया को इस चीज़ को ये बताना था, इंडिया को ये इस चीज़ को बताना था और कहना था कि भाई साहब ये बताना क्यों ज़रूरी हो गया था इंडिया के लिए, या कहना क्यों ज़रूरी हो चुका था इंडिया के लिए कि भाई अगर हम नहीं बताते, अगर हम नहीं बताते या इनको अपने साथ नहीं मिलाते तो ये तो हमारे हाथ से पहले ही निकले हुए हैं। सो वी नीड टू गेट देम क्लोजर। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना
दैट इज़ द सिचुएशन जो एक मुझे नज़र आती है। और बहरहाल देखते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना क्या होता है या किस तरह होती हैं चीज़ें। लेकिन फॉर अ मोमेंट नरेंद्र मोदी साहब की जो लॉटरी है वो निकल आई है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर गए, ठीक है ना जी। और वो दूसरे नंबर पे जिसे कहते हैं ना, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। दोबारा वो जीत गए, दोबारा वो इलेक्शन भी जीत गए, लोगों को भी साथ में ला लिया, बहुत कुछ उन्होंने जो है वो किया। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर इंडिया, इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द लीडरशिप इन इंडिया। बहरहाल एक चीज़ है कि रीजनल प्लेयर्स भी जो है ना, मैं आपको बात बताऊँ, रीजनल प्लेयर्स भी इस चीज़ को सोचते हैं कि यार हमें इंडिया के करीब ही रहना चाहिए। देखिए इंडिया आपको ऑफर करता है बहुत कुछ, चाइना उस हिसाब से जो ऑफर करता होगा वो भी करता ही है, लेकिन उसका स्टाइल और अंदाज और है। लेकिन मालदीव श्रीलंका ऐसी ममालिक हैं, मालदीव श्रीलंका एंड बांग्लादेश, जहाँ पे इंडिया बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। सो अभी जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें इंडिया जो टफ लाइन ले रहा है उसको पता दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो देखते हैं कि मालदीव्स में क्या चीज़ें होंगी और बरतानिया में फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होगा। इंटरेस्टिंग टाइम्स।